हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार MIT क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। इसमें अगर हम बताएं कि पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर इसमें है विलियन सॉल्यूशन। विलियन की बात यहां पर की गई है, पहला चैप्टर। इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि विलियन आखिर ये कहां से आया या फिर क्यों बनता है विलियन। इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है नाइन्थ 10th और 11th। इन क्लासेज में हम पढ़ के आए हैं कि भाई जो पदार्थ होता है, जो होता है पदार्थ, यह पूरा का पूरा जो इस सृष्टि की रचना हुई है, पदार्थ जिसे हम कहते हैं मैटर, मैटर या मटेरियल, इसी को हम द्रव्य भी कहते हैं, इसी को द्रव्य भी कहते हैं। अब जो ये पदार्थ है, इस पदार्थ को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया इसका दो भागों में। कैसे भाई, सारे के सारे पदार्थ एक जैसे थोड़ी होंगे, किसी की शुद्धता ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो इन्हीं शुद्धता के आधार पर ही हमने इस पदार्थ को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गए शुद्ध पदार्थ और एक हो गए अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, प्योर मैटर, और एक हो गए अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ अर्थात इम्प्योर मैटर। ये बात समझ में आ गई कि पदार्थ या द्रव्य, जिसे हम मैटर या मटेरियल कहेंगे, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अब जो ये शुद्ध पदार्थ हैं, इनको भी हमने बांट दिया है। शुद्ध पदार्थ हैं, इनको भी हमने दो भागों में बांट दिया। भाई कौन कौन से? जैसे पहला होगा तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट, वही एलिमेंट जो हम रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी के अंदर पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक हो गया तत्व और एक दूसरा हो गया यौगिक, यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं इसको। तो शुद्ध पदार्थ हो गए तत्व और यौगिक। और जो अशुद्ध पदार्थ हैं, जैसे इनमें आता है आपका एक मिश्रण, मिश्रण जिसे हम मिक्सचर कहेंगे, मिक्सचर। ये बात आपकी समझ में आई होगी कि भाई जो पदार्थ है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों में एक तत्व आ गया और दूसरा आ गया यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ जैसे कि मिश्रण। अब इसी मिश्रण की अगर हम बात करें तो मिश्रण जो है क्या है? अपने आप में दो या दो से अधिक पदार्थों का या पदार्थों को मिला करके बनाया गया एक नया पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके बनाया गया तीसरा कोई पदार्थ, वही तो मिश्रण है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर, वही मिश्रण है। अब इस मिश्रण को भी हमने दो तरह के मिश्रणों में बांट दिया है, दो प्रकार के मिश्रण में हमने इसको बांट दिया है। जैसे जो मिश्रण है, मिश्रण कौन कौन से भाई? एक तो आपका है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस
होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आ रही बात समझ में? एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। अब जो ये समांगी मिश्रण है ये अपने आप में कैसा मिश्रण है? किसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे? पहली बात तो मिश्रण बनेगा ही तब जब क्या दो कम से कम पदार्थ हमारे पास होने चाहिए। कम से कम दो पदार्थ तो हमारे पास होने चाहिए तभी हम मिश्रण बनाएंगे। और मिश्रण में भी समांगी मिश्रण हम तब बना पाएंगे अगर हमारे पास दो कम से कम ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हमने एक साथ मिलाया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम उन दोनों पदार्थों को बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी या किसी बिना उपकरण के हम अपनी आंखों से उसके घटकों को अलग अलग ना देख पाएं। यानी जो भी मिश्रण हमने बनाया है वो समांगी मिश्रण कब कहलाएगा? जब हम उसके घटकों को या जो कंपोनेंट्स हैं उसके अवयव हैं उसको अलग अलग ना देख पाएं, या फिर हम किसी आसानित विधि से, ये मतलब आसान तरीके से हम उसके घटकों को अलग अलग ना कर पाएं बिना किसी रासायनिक या किसी और विधि के माध्यम से। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का ही एक प्रकार है विलयन। जो विलयन है अपने आप में एक समांगी मिश्रण है। कैसे भी? विलयन जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, क्या होता है विलयन? विलयन अपने आप में दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। अब विलयन को बनाएंगे कैसे भाई? जैसे मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, एक चम्मच चीनी ले लो। हम समझते हैं यहां पर हमारे पास मान लो एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, ये वाला बीकर, ये बीकर ले लिया, हमने इसमें जल डाल दिया, हमने ले लिया इसमें जल इसमें ऑलरेडी क्या भर दिया भाई? जल ले लिया हमने यहां पर H2O। अब इस जल में क्या काम करा? हमने थोड़ी एक चम्मच चीनी मिला दी। एक चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी चीनी। क्या डाली भाई? चीनी। इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, शुगर, और चीनी डाल करके इसको हमने घुमा दिया, पूरी तरह से मिक्स कर दिया। जैसे ही हम चीनी को घुमाएंगे तो क्या चीनी इसके अंदर घुल जाएगी, और चीनी घुलने के बाद आप देखेंगे कि चीनी के जो दाने थे या कह सकते हैं जो उसके कण थे, पार्टिकल्स थे, वो घुलने के बाद आपको नजर नहीं आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चीनी का विलयन बना है, चीनी और जल, पहली बात तो हमने दो पदार्थ लिए थे, एक चीनी और एक जल। दो से कम पदार्थ मतलब सिंगल पदार्थ से कोई भी मिश्रण या मिक्सचर तैयार नहीं होगा तो विलयन भी नहीं बनेगा। तो जो चीनी है और जो जल है, हमने दो पदार्थ लिए और इनको जैसे ही मिक्स किया, अच्छी तरीके से हमने इसको घोला चीनी को, तो हमने देखा जो बनकर मतलब नया पदार्थ बना है या जो विलयन बना है, उस विलयन में चीनी के कणों को हम नहीं देख सकते। इसी कारण ये अपने आप में क्या है? एक समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण ही अपने आप में क्या होता है? एक विलयन होता है। क्या होता है? एक विलयन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे विलयन की। विलयन, देखिए मैंने आपको बताया था कि विलयन की शुरुआत करने से पहले हमने आपको पदार्थ पढ़ाया, पदार्थ क्या होता है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर्स क्या होते हैं, ये अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर, और फिर अशुद्ध पदार्थों के दो पार्ट थे, एक तत्व और एक यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ जैसे कि मिश्रण अपने आप में एक अशुद्ध पदार्थ है, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और समांगी मिश्रण का ही एक पार्ट क्या है? समांगी मिश्रण ही अपने आप में क्या है? एक विलयन है, लेकिन सभी समांगी मिश्रण विलयन नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम।
विलियन, विलियन की परिभाषा समझते हैं। मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक, मिनिमम दो तो चाहिए ही हमको, दो पदार्थ चाहिए हमको विलयन बनाने के लिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे यहां पर, दो या दो से अधिक दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, फॉर एग्जाम्पल, क्या भाई, चीनी अथवा नमक, चीनी अथवा नमक को जल में घोलने पर बना समांगी मिश्रण, चीनी ले लो या फिर आप नमक ले सकते हो, उनमें से किसी को भी आप जल में घोलेंगे, जल में जब पूरी तरह घुल जाए वो, तो जो ये विलयन बनेगा, सॉरी जो ये मिश्रण बनने वाला है वही विलयन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक सवाल उठता है हमारे मन में कि भी विलयन को बनाने के लिए हमें कम से कम दो तो पदार्थ चाहिए, और उन दोनों पदार्थों में एक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो। भाई तभी तो विलयन बनेगा, तभी तो पूरी तरह से मिक्स होगा उसके अंदर। तो पहली बात तो यह है कि जो विलयन बन करके तैयार हुआ है वो किन किन से बना है, मिनिमम दो पदार्थों से बना है। उन दो पदार्थों के नाम क्या हैं, यानी जो विलयन के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स जो विलयन के हैं उनमें क्या क्या होने वाले हैं। देखिए विलयन के घटक के बारे में बात करेंगे। इसमें बालको दो घटक होते हैं, विलयन के अंदर दो घटक उपस्थित होते हैं। नंबर एक की अगर हम बात करें उसे हम कहेंगे विलेय। क्या है, विलेय। ये है विलेय। विलेय इसको बोलते हैं सोल्यूट, सोल्यूट विलेय। अब ये क्या होता है विलेय भाई, हमने देखा कि हमने जैसे ही किसको घोला, चीनी को जल के अंदर घोला, तो जो चीनी है उसकी मात्रा हम कम लेने वाले हैं और जल की मात्रा अधिक लेंगे। या चीनी की मात्रा अगर हम अधिक ले लें तो क्या, और जल की मात्रा कम ले लें तो क्या चीनी उसके अंदर घुल जाएगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी भाई। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ इनमें ऐसा है जो पर्याप्त मात्रा में चाहिए दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने के लिए। समझ रहे बात नहीं? तो विलेय क्या है, चीनी यहां पर विलेय है, जिस पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोला जाता है। जैसे हम बताएं ये बीकर है, ये है बीकर, और इस बीकर में क्या है, जल ले लो, इसमें ले लो जल, ये है जल।
ये है जल, इसके अंदर H2O, ठीक है। और इसी के अंदर क्या करें हम, इसी के अंदर क्या डाल दें हम, चीनी। इसके अंदर डाल देते हैं हम चीनी, शुगर या शर्करा, शर्करा, शुगर, इसको हमने इसमें डाल दिया इस तरीके से। ये डाल दिया। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी जल में, जल जैसे मतलब ऐसे पदार्थ में जिसके अंदर कोई चीज़ घुलती है, तो जल में जब चीनी को घोला गया तो जल की मात्रा हमें अधिक लेनी पड़ेगी और जिस पदार्थ को घोला जाएगा उसकी मात्रा कम लेनी पड़ेगी, तभी हमारा विलयन सही तरीके से बनकर तैयार होगा। तो विलयन जब बना तो विलयन के दो घटक हो गए, एक हो गया आपका विलेय। विलेय क्या है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं या सोल्यूट कहते हैं। विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में घुला हुआ होता है या कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय या फिर सोल्यूट कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक या फिर सोलवेंट कहते हैं। तो विलेय क्या है, विलयन के अंदर, विलयन के अंदर, विलयन में अधिक, सॉरी, विलयन में, विलयन में कम मात्रा में जो पदार्थ, जो पदार्थ घुला होता है, होता है उसे विलेय, उसे क्या कहते हैं भाई, विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी व जल के विलयन, चीनी व जल के विलयन में चीनी विलेय पदार्थ है, चीनी विलेय पदार्थ है, ठीक है भाई। इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, जिस पदार्थ को जल के अंदर घोला जाता है या किसी विलायक में घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो ये चीनी क्या हो गई, यहां पर विलेय हो गई। और दूसरा क्या है यहां पर, विलायक, दूसरा क्या है, विलायक। नंबर 2 है विलायक, विलायक या सोलवेंट, सोलवेंट कहेंगे इसको। तो विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, या वो पदार्थ जो किसी अन्य को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो, वो पदार्थ जो किसी दूसरे या अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता हो या घोल सकता हो उसे हम कहेंगे विलायक। जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ, विलयन में जो पदार्थ अधिक, जो पदार्थ अधिक, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित
उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे जल एक विलायक है। और जल क्या है भाई, एक बात और ध्यान रहेंगे, जल एक विलायक है। और कैसा विलायक है? विलायक अपने आप में है तो एक कैसा, जल अपने आप में एक अच्छा विलायक है। तो ये बात समझ में आ गई। जो विलयन के घटा हो, एक हो गया विलेय और एक हो गया विलायक। विलेय यानी सोल्यूट, जो विलयन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम विलेय कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। और विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में होता है या जो अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोल सकता है उसे हम विलायक कहते हैं, जैसे कि जल। ठीक है, तो ये हो गए इसके दोनों घटक। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके आगे क्या है? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। देखिए विलयन जो है, अगर हम ये बात करें कि भाई विलयन है तो इसके प्रकार कैसे कैसे इसको बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है इसको? भाई भाग क्यों रहा भाई? देखिए विलयन के प्रकार, जो विलयन है, अगर हम ये बात करें कि भी, देखिए हमने पदार्थ के बारे में आपको बताया कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। क्योंकि इनका मेनली ज़्यादातर उपयोग इन्हीं का होता है, तो इसलिए इन्हीं के बारे में, मतलब इन्हीं से संबंधित विलयन की बात करेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब कैसे कैसे देखो, ये है विलयन के प्रकार, लेकिन किस आधार पर? जो पदार्थ है, अब पदार्थ हम यहाँ पर पदार्थों में किस किस का यूज करने वाले हैं? विलेय के लिए और विलायक के मतलब आधार पर। एक तो विलेय, विलेय के लिए, और एक किसके लिए? विलायक के आधार पर। तो कैसे भाई? विलेय व विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की जो भौतिक प्रावस्थाएं हैं, जो उनकी फिजिकल स्टेट हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो अगर हम विलेय को ठोस लेंगे और विलायक को द्रव लेंगे, या विलेय को द्रव लेंगे और विलायक को ठोस लेंगे, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से विलयन के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ हमने लिखा है विलेय और एक तरफ लिखा है विलायक। मतलब विलेय, अगर हम ठोस अवस्था में किसी विलेय को लेते हैं, किसी सोल्यूट को लेते हैं, और उसके लिए हमने क्या, विलायक की 3 फॉर्म लिए हैं, ठोस भी ले ली, द्रव भी ले ली और गैस भी। चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, सेल मतलब बैटरी डाउन हो गई थी। देखिए हम पढ़ रहे थे विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और विलयन के प्रकार, जो विलेय और विलायक हैं उनकी प्रावस्था के आधार पर, जो उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं कि भाई ठोस है, विलेय, या फिर द्रव है या गैस है, या विलायक की प्रकृति क्या है, उस आधार पर हम यहाँ पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। कैसे? देखिए अगर हम इसकी बात करें, जो ये विलेय, ये रुकता क्यों नहीं भाई? देखिए विलेय हमने ठोस लिया है, और विलायक पहले ठोस लिया, फिर द्रव लिया और फिर गैस लिया। अगर हम ठोस के साथ उसको मिलाएंगे, विलेय ठोस है और विलायक ठोस है, तो ठोस को ठोस के साथ मिलाएंगे तब एक विलयन प्राप्त हो सकता है, हमको एक प्रकार का विलयन मिलेगा। और ठोस को द्रव के साथ मिलाएंगे, ठोस को द्रव के साथ मिलाएंगे तब हमको एक विलयन मिलेगा। और ठोस को गैस के साथ मिलाएंगे तब भी एक प्रकार का विलयन मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी हमको 3 प्रकार के विलयन मिलेंगे, 1, 2 और 3। उसी प्रकार अगर हम विलेय को लेते हैं द्रव अवस्था में, अगर लिक्विड स्टेट में लेते हैं द्रव को, विलेय को, और विलायक को लेते हैं ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं तीनों प्रावस्थाओं में, तो फिर यहाँ से 3 प्रकार के विलयन हमको मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट अगेन फिर अगर गैस हम विलेय को लेते हैं, यानी विलेय की अवस्था अगर हम गैस लेते हैं या गैसीय अवस्था में विलेय को लेते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के विलयन फिर मिलने वाले हैं हमको। यहाँ पर भी हमको 3 प्रकार के विलयन मिलेंगे। तीन प्रकार के विलयन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भौतिक प्रावस्था, विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन के प्रकार हमें मिलेंगे वो कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन हमें मिलेंगे, और 9 प्रकार के विलयन यहाँ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, और जैसे देखिए जो मुख्य विलयन है जिनका अध्ययन मतलब जिनका ज़्यादातर यूज होता है वो कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से देखो। महत्वपूर्ण विलयन, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस। देखिए अगर हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ज़्यादातर हमें ऐसे ही दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठोस को अगर हम द्रव में मिलाएंगे, कोई भी ठोस पदार्थ, जैसे मान लो नमक है और नमक को हम जल में घोलें या दूध में घोलें, चीनी को दूध में घोलें, चीनी अपने आप में ठोस है, सॉलिड है, तो इस प्रकार के विलयन हमें मिलने वाले हैं। तो ठोस का द्रव में मिक्सन, ठोस का द्रव में मिक्सचर या फिर मिश्रण, एक विलयन ये मिलेगा हमको। तो चीनी यानी शुगर व जल का विलयन। दूसरा, अगर हम गैस को गैस में मिलाएं, गैस का गैस में मिश्रण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वायु। जैसे वायु के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। अमोनिया का मिश्रण, अमोनियम में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, ये सब। उसी प्रकार द्रव का द्रव में, अब द्रव का द्रव में तो सब बहुत अच्छा उदाहरण अभी बहुत बेस्ट कौन सा भाई, एक मान लीजिए हम क्या करते हैं अभी वर्तमान में क्या है, जैसे मान लो गर्मी का मौसम है तो हम नींबू का रस पानी में मिलाते हैं, ठंडे पानी में शिकंजी वगैरह बनाते हैं। तो नींबू का रस क्या अपने आप में लिक्विड है, और क्या पानी अपने आप में लिक्विड है, तो द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो ये अपने आप में क्या एक विलयन है, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा देखिए आजकल वाइन या लिक्वर, जिसे हम शराब कहते हैं, एल्कोहल, उस एल्कोहल में दारू को मिलाते हैं, और एल्कोहल में क्या मिलाते हैं, हम पानी मिलाते हैं। तो दारू को पानी में मिलाएं, ये एल्कोहल को पानी में मिलाएं, तो दोनों की दोनों कैसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड और लिक्विड दोनों को मिलाएंगे तो ये विलयन इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रकार के विलयन ज़्यादातर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इनसे संबंधित हम ज़्यादातर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या है भाई, विलयन के प्रकार विलेय की घुलनशीलता के आधार पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ किसकी, कोई भी मैटर है या कोई पदार्थ है। विलेय की घुलनशीलता के आधार पर विलयनों के प्रकार, देखिए पहला यहां पर क्या है, संतृप्त विलयन, और दूसरा है असंतृप्त विलयन। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? एक हो गया संतृप्त विलयन और एक हो गया असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए जो ये संतृप्त विलयन है इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना जरा। देखो भाई, अगर हम लेते हैं चीनी, हमने 1 गिलास पानी ले लिया, या मान लो 250 ml, या जितना भी ले लो आप, 1 गिलास पानी ले लो, और 1 गिलास पानी में हम क्या करते हैं, 2 चम्मच चीनी घोलते हैं। चलिए घोल देंगे, उसके बाद फिर 1 चम्मच और डाल के घोलो उसके अंदर, फिर घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा अभी तक। तो ये मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पर एक बीकर ले लिया या कोई पात्र ले लिया हमने, और इस पात्र में क्या ले लिया हमने, जल। इस पात्र में हमने ले लिया पानी या फिर जल। जैसे इसमें हम घोलेंगे किसको, जल में चीनी घोलेंगे, चीनी, इस जल में अगर हम
H2O में चीनी को घोलेंगे, चीनी चीनी जैसे इसमें डालेंगे, चीनी, शर्करा, इसको जैसे इसमें घोलेंगे, मान लो 2 चम्मच चीनी हमने डाल दी, उसको घोल दिया, घुल गई। उसके बाद 1 चम्मच और डाल दी, चलो वो भी घुल गई। फिर और डाल दी, घुल गई। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी। होगा ऐसा? जब चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो जाए तो उस समय जो विलयन वो हमें मिलने वाला है, या इस स्थिति में जो विलयन हमें मिलेगा जब उसके अंदर और चीनी नहीं घोली जा सकती, तो उस विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है और उससे अधिक विलेय उसके अंदर नहीं घोला जा सकता, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा लिखेंगे भाई, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम, विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है, घुल चुकी है, अर्थात उसमें और अधिक और अधिक विलेय, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई मान लो चीनी उसके अंदर डाल दी, अब चीनी उसके अंदर घुलना बंद हो गई, क्या और भी चीनी घुल सकती है? अरे घुल सकती है भाई। कैसे घुलेगी? अगर हम उसी पानी को, उस विलयन को जिसमें चीनी की मात्रा, अब चीनी घुलना बंद हो चुकी है, उसी विलयन को गर्म कर दें, उसको हीट दें, ऊष्मा देनी शुरू करें, तो क्या होगा? जैसे ही पानी वो विलयन गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद उसके अंदर चीनी की और अधिक मात्रा घुल सकती है। ठीक है? तो ये था आपका संतृप्त विलयन, जिसमें, या ऐसा विलयन जिसमें अधिकतम विलेय की मात्रा घुल चुकी है और अधिक घोलने पर नहीं उसमें घुल पा रही। तो ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी है और उसमें अधिक विलयन और नहीं घोला जा सकता, सॉरी, और अधिक विलेय उसमें नहीं घोला जा सकता, उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब जो असंतृप्त विलयन क्या है, वो इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे? आपने 2 चम्मच चीनी घोल दी, ठीक है भाई, क्या और भी उसमें घुल सकती है? घुल सकती थी, परंतु हमने घोलना उसमें बंद कर दिया, अब हम घोल ही नहीं रहे। घुलने की गुंजाइश उसके अंदर है, अभी और चीनी घुल सकती है, लेकिन अब हम उसमें नहीं घोलना चाह रहे, तो ऐसा विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा या विलेय की और अधिक मात्रा भी घोली जा सकती है, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बारे में लिखेंगे भाई, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय, जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय, जिसमें विलेय की और
विलेय की ओर मात्रा घोली जा सकती है, जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सकती है। मतलब अभी घुलना बंद नहीं हुआ है, अगर हम चाहें तो और उसमें घोल सकते हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है अभी? ऐसा कहलाता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, उसने ऑलरेडी गुंजाइश है उसके अंदर अभी, ठीक है। तो ये हो गया संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या टॉपिक है अभी इसमें। विलेयता। विलेयता सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या 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 होती है अभी जो विलेयता है? देखिए विलेय शब्द से बना है विलेयता, अर्थात ये मान के चलिए कि अगर हम किसी पदार्थ को किसी विलायक के अंदर घोलते हैं, किसी पदार्थ को किसी विलायक के अंदर घोलते हैं, तो विलायक के अंदर जो पदार्थ घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय की कितनी मात्रा किसी विलयन में घुली हुई है क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? उस विलयन की विलेयता कहते हैं। चलो लिखो इसकी परिभाषा भी। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की विलेयता, उस विलयन की विलेयता कहते हैं। उस विलयन की विलेयता कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं। और विलेय की मात्रा कैसी होनी चाहिए? अधिकतम मात्रा। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा मैक्सिमम होनी चाहिए। अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं, यानी सोल्युबिलिटी कहते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक ये पात्र है, बीकर है, ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मान लो दूध ले लो भाई, दूध। ये है दूध, मिल्क। ये मिल्क ले लिया और इसमें क्या हमने क्या घोल दिया? चीनी घोल दी, चीनी। मान लो ये 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध, और इसमें चीनी घोल देते हैं। पहले लो चीनी, चीनी कितनी? 200 ग्राम। 200 ग्राम चीनी, और दूध की मात्रा थोड़ी और बढ़ाओ भी इसकी, इस हिसाब से तो ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा, शरबत बन जाएगा ये तो। मान लो इसमें 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, दो नहीं 1 लीटर लो भाई, 1 ही लीटर लेना पड़ेगा। वो क्यों बताएंगे अभी। 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध है और उसमें हमने 200 ग्राम चीनी घोल दी है। तो इसकी सोल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब है 200 ग्राम चीनी 1 लीटर दूध में घुली हुई है, अर्थात इस विलयन की सोल्युबिलिटी या विलेयता 200 ग्राम प्रति लीटर है। अर्थात या उदाहरण के लिए
फॉर एग्जाम्पल यदि 200 ग्राम चीनी 1 लीटर दूध में घुली है, तब हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट्स सोल्युबिलिटी इज 200 ग्राम पर लीटर। तब इस विलियन की विलेयता, इस विलियन की विलेयता 200 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे विलेयता यानी सोल्युबिलिटी पर ताप व दाब का प्रभाव। विलेयता पर ताप व दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है अभी किसी पदार्थ के किसी विलायक के अंदर घुलने में या घुलने पर, किसी अगर हम बाहर से टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं, या उसको प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो क्या विलेयता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ठोस है कोई, हमने क्या लिया, एक यहाँ पर बर्तन बना लेंगे, एक बीकर ले लो, बीकर मान लीजिए ये है, ये एक ठोस पदार्थ मान लो, नमक मान लो, हमने यहाँ पर ये ले लिया, इसमें पानी, पानी ये पानी है इसमें लिया हमने पानी, जल, वाटर। इस वाटर में क्या करेंगे, इस पानी में क्या करेंगे, हम नमक घोल लो चाहे चीनी घोल लो, चीनी ले लो, चलो चीनी का जब ज़्यादा नाम हो गया तो चीनी ले लो, चीनी, इसमें हम चीनी डाल रहे लो, हमने इसमें चीनी डाल दी। अब मान लो चीनी इसमें जितने हमने कोशिश करी, पानी मान लो ठंडा था ये जल, हमने पहले तो घोली उसको ऐसे ही ठंडे पानी में ही, अब जितनी घुलनी थी वो घुल गई, क्या उसके बाद भी चीनी घुलेगी? अब नहीं घुल पा रही तो क्या करें भाई, हमें तो घोलनी है। तो आपने देखो जब जलेबी बनती है तो जलेबी बनाने वाला पहले वो चाशनी बनाता है, मतलब बक्खर जिसे बोलते हैं, तो उस बक्खर को कैसे तैयार किया जाता है, पहले ठंडे पानी में वो चीनी डाल देगा, फिर उसको गर्म करेगा, तो गर्म जैसे ही करेगा तो चीनी अपने आप में ठोस अवस्था में थी, तो जैसे चीनी को पानी में डाल करके और उसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद उसमें और अधिक मात्रा चीनी की घुल जाएगी। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, अगर किसी भी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोला जा रहा है और उसको फिर गर्म करके घोलें, तो उस ठोस पदार्थ की या ठोस विलेय की जो विलेयता है पानी के अंदर बढ़ जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इससे निष्कर्ष निकला क्या भाई, अगर हम ताप बढ़ाएं, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो क्या विलेयता, जो विलेयता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोल्युबिलिटी पर, विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मान भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे हम गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे, तो उसमें विलेयता की जो विलेय की जो घुलनशीलता है या सोल्युबिलिटी है, या कह सकते हैं विलेयता है, वो बढ़ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम ये करेंगे, गैस को द्रव में घोलने का प्रयास करेंगे, गैस को द्रव में, गैस को द्रव में, चलो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठोस को जब हम घोल रहे हैं किसमें भाई, ठोस प्लस द्रव, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब द्रव के अंदर गैस को घोलेंगे, द्रव के अंदर गैस को, मान लो इसमें कोई द्रव ले लो,
जल ही ले लो, जल ले लो भाई, पानी। इसके अंदर हमें कोई गैस घोलनी है। क्या घोलनी है? गैस। मान लो CO2 घोलनी है, कोई सी और घोलनी है, कोई सी भी ले सकते हो। हमें इसमें घोलनी है भाई गैस। ये CO2, हमें CO2 को इसमें घोलना है। तो CO2 कैसे घुलेगी? CO2, एक सेकेंड जरा रुकना, ये नींद आ रही है? अभी नहीं? अबे अभी नहीं? देखिए, यार देखो, हाँ ये बात चल रही थी, हमने जल लिया और जल में हम CO2 गैस या कोई भी अन्य गैस हम घोलना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? गैस जितनी अगर पहले तो आसानी से घुल जाएगी, वो घुल जाएगी, लेकिन जब इसमें घुलना बंद हो जाए तो क्या करेंगे? क्या हम गर्म करने पर इसमें गैस की घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं, विलेयता को बढ़ा सकते हैं, या फिर दाब बढ़ाया जाए, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया जाए तब घोल सकते हैं? तो अगर हम दाब यहाँ पर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर इसकी विलेयता यानी गैस की द्रव के अंदर विलेयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो विलेयता है किसी गैस की द्रव में, उसका मान या उसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ किसकी? अच्छा, विलेयता पर ताप या दाब का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता ये क्या होती है भाई? देखिए सांद्रता क्या, अगर हम ये बात करें, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आम मतलब बिल्कुल देसी भाषा में अगर ये कहें कि सांद्रता क्या होती है विलयन की, तो सीधी सी बात है कि विलयन कितना गाढ़ा है या घोल कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, ये उसकी सांद्रता कहलाती है। अब इसी सांद्रता को हम अलग अलग तरीके से मतलब रिप्रेजेंट भी करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाँ भी विलयन की सांद्रता वास्तव में क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सांद्रता क्या है? किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, किसी भी विलयन के इकाई आयतन मतलब एकांक आयतन हम बोल सकते हैं, या 1 लीटर आयतन बोल सकते हैं। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या समझे? किसी भी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। लिखो भी इसकी परिभाषा फिर, डेफिनेशन। किसी विलयन के एकांक या इकाई, एकांक या इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के एकांक या फिर इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। चलिए, ये होगी सांद्रता। अब देखिए इस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे ये मान के चलिए, हम किसी मतलब कोई विलायक ले लेंगे, मान लो जल ले लिया,
जल ले लिया या मान लो दूध ले लिया, उस दूध के अंदर ये तो हम कह दें कि भी उसके अंदर 1 किलोग्राम चीनी डाल दें, या मान लो 10 लीटर दूध है उसमें 1 किलोग्राम चीनी डाल दो या 500 ग्राम चीनी डाल दो, या हम कहें कि भी 1 लीटर उसके अंदर क्या डाल दो, पानी और डाल दो, या दूध के अंदर 1 लीटर पानी डाल दो, या फिर हम कह सकते हैं कि उस दूध के अंदर आप 500 ग्राम गुड़ डाल दो या शक्कर डाल दो। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तरीके क्यों हैं? क्योंकि जैसे जो जो विलेय पदार्थ उस विलयन के अंदर घुला होता है उसके अलग अलग फॉर्मेट में वो घुला होता है। जैसे मान लो किसी ठोस, मतलब किसी पदार्थ को ठोस के रूप में घोल रहे हैं, किसी को द्रव के रूप में घोल रहे हैं विलेय को, किसी को गैस के रूप में लिया और विलयन में मतलब डाल दिया, विलायक में डाल के विलयन बना दिया। तो इसी प्रकार से जब विलेय की अलग अलग प्रावस्था होती हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, इनको हमने विलायक में घोला और विलायक में घोलने के बाद उसकी सांद्रताएं अलग अलग रिप्रेजेंट मतलब करनी पड़ती हैं हमें। कैसे? मान लो कि भी किलो के रूप में डाला, या मान लो वेट के रूप में, या हम आयतन के रूप में आधा लीटर, 250 ml, 300 ml, इस तरीके से, या किसी मोल के रूप में हमने डाला कि भी 1 कण, 3 कण, 4 कण, इस तरीके से, या हमने और कोई तरीका मान लो, किसी भी तरीके से मतलब हम किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोल के विलयन बना सकते हैं। और ऐसा जब अलग अलग तरीके से विलयन तैयार किया जाता है तो उस प्रकार यानी उस समय उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम सीखेंगे कि हाँ भी विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करना, देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अब देखिए विलयन की सांद्रता को यहाँ पर हम 7 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज, इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा आयतन प्रतिशत या फिर वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम के फॉर्म में, और चौथा है मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर मोललता, मोलालिटी की फॉर्म में, या फिर मोलरता, मोलारिटी जिसे कहते हैं हम, और या फिर नॉर्मलता। ये जो नॉर्मलता है ये टॉपिक आप यूपी बोर्ड से हट चुका है। ठीक है, चलिए इसकी फिर भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ये भी भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, ये जो भार प्रतिशत है, वेट परसेंटेज, मतलब किसी भी विलयन की सांद्रता को भार प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन तो वैसे कोई खास है नहीं, इसकी डेफिनेशन ना ही आती है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे? तो इसका न्यूमेरिकल के लिए हम सूत्र पढ़ने वाले हैं। भार प्रतिशत मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी विलयन की सांद्रता को भार परसेंटेज में या फिर वेट परसेंटेज में कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है भाई, ये लिखेंगे भार प्रतिशत, या ये लिखेंगे हम विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता इसमें भार प्रतिशत में, भार प्रतिशत में, ऐसे क्या होगा भाई, भार प्रतिशत में। तो देखिए एक इससे पहले एक बात और समझ लो मेरी, जैसे विलयन बन के तैयार हुआ, विलयन, जो ये विलयन है, विलयन सॉल्यूशन, ये जो है ये 2 घटकों से मिलकर बना है, ये 2 घटकों से मिलकर बना है। कैसे कैसे भाई, एक तो इसमें था विलेय, सोल्यूट, ठीक है, और एक था इसमें सोलवेंट, जिसे हम विलायक कहते हैं, सोलवेंट। एक विलेय और एक विलायक, विलेय और विलायक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, विलेय को या तो किसी एक अलग अक्षर से डिनोट कर दो, प्रदर्शित कर दो, ताकि हमें आसानी रहे इन शब्दों को लिखने में। तो विलेय को हम यहाँ पे ए मान लेंगे और विलायक को मान लेंगे बी।
और इन दोनों को मिलाया क्या बनेगा भाई? बिलियन। क्या बनेगा? विलियन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो विलियन की सांद्रता भार प्रतिशत में अगर हम देखें तो ये क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलियन का भार, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ये ध्यान रखना है। विलियन की सांद्रता, या हम ये लिख सकते हैं केवल भार प्रतिशत भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या होगा? विलेय का भार बटे विलियन का कुल भार और गुणा में 100। 100 क्यों आया? परसेंटेज के लिए। अब देखिए वही वाली बात है कि हम जैसे हम मान लीजिए हमारे कितने नंबर आए, मान लो 500 में से हमारे 400 नंबर आए किसी एग्जाम में, तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे? जितने हमारे पास हमारे नंबर आए, कुल प्राप्तांक जो होंगे कितने होंगे भाई? 400। अब 400 जैसे ही परसेंटेज निकालेंगे तो क्या बटे में पूर्णांक आने वाला है? 500 टोटल कितना था, और गुणा में 100। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 दूनी 10 और 2 चौका 8 और 1 0 ये वाला 80%। तो इसी प्रकार से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को भार प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। कैसे? कि विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, और विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार और गुणा में 100। ये है आपका भार प्रतिशत। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W परसेंटेज। ठीक है, विलेय के भार को हम WA से डिनोट कर लेंगे, बटे अब जो ये विलियन का कुल भार है, विलियन में कौन कौन से शामिल है भाई? एक तो विलेय है और एक विलायक है। तो इस विलेय का भार मतलब WA प्लस WB और गुणा में 100। ये हो गया आपका भार प्रतिशत। ठीक है, एक मिनट जरा पानी पी लूं मैं। कितना टाइम की हुई? देखिए भाई, तो ये बात समझ में आई आपके? विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत, विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में, या भार प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा में 100। और इस बात का ध्यान रखना है, ये विलेय का भार है, ये ग्राम में होना चाहिए, और विलयन का कुल भार भी ग्राम में। तो ये हो गया आपका भार प्रतिशत। नेक्स्ट उसके बाद भार प्रतिशत के बाद क्या है? इसमें आयतन प्रतिशत नंबर दो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V/V%। कहने का मतलब ये है कि आयतन प्रतिशत यानी सांद्रता को अगर हम आयतन में अगर हम काउंट करें, या फिर लीटर मोल प्रति लीटर, या फिर ml में, मतलब जब भी हम वॉल्यूम में अगर काउंट करते हैं, वॉल्यूम में अगर मेजर करते हैं किसी भी विलयन की सांद्रता को, तो वहां पर हम आयतन प्रतिशत ज्ञात करते हैं और तब बताते हैं कि भी इस जो विलयन की सांद्रता है आयतन प्रतिशत में, तो वो ये है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? विलयन की सांद्रता किस में? आयतन प्रतिशत में। यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर क्या भाई? आयतन प्रतिशत बराबर विलेय, विलेय विलेय। चलो इसको यहीं रहने दो फिलहाल। अभी तो कई सारे टॉपिक रह गए।
ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो गया, फिर जो आगे का पोर्शन बचा हुआ है इसके जो शांता व्यक्त करने वाले अलग अलग वो हैं, 5 टाइप और हैं, इनको कराएंगे। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और जो बात आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ ये हमें दिक्कत आई और आप इसको सही से समझाएं, तो हम कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर करने की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ आ जाओ। मैं नगरी